फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। और आज हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक की, जो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जनरली पूरे फिजिक्स में यूज होता है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में 80% ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे हमें डायरेक्शंस के साथ बात करनी होती है। ठीक है, तो हम चालू करते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्टार्ट। जैसे अगर मैं मान लूं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर्स। अपन अपने को तो पूरा टॉपिक इसी के बारे में पढ़ना है, पर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन तुम्हें बता देता हूं। व्हाट इज स्केलर्स? विच हैज विच हैज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। विच हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे बोलते हैं कि किसी का मास 10 किलो। तो भाई साहब, ये 10 क्या है? ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड। और ये भाई साहब केजी क्या है? ये है यूनिट। बोलो, तुम्हें समझ में आया? व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज यूनिट? बोलो, सही है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अब इसमें कई एग्जांपल्स होते, जैसे आप तुम मास बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो, डिस्टेंस बोल सकते हो। ये सब जो क्वांटिटीज है वो स्केलर क्वांटिटीज है। ये सब जो क्वांटिटीज है वो कौन सी स्केलर? ये स्केलर क्वांटिटीज है। जैसे देखो, ये है स्पीड बोल सकते, मास बोल सकते, फिर डिस्टेंस बोल सकते। सही है, ये सब क्वांटिटीज को तुम क्या बोल सकते? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, लिख लो यहां तक सब। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। देखा? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स समझ में आ रहा है? देखो, तो इसका डेफिनेशन लिख लो। इसमें दो पॉइंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही दो पॉइंट्स है। विच हैज विच हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, and which follows vector law of addition। मतलब वेक्टर की डेफिनेशन में ये दो चीजें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि भाई साहब, एक तो उसके पास डायरेक्शन हो, और दूसरा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे। एक तो उसके पास डायरेक्शन हो, एक तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे। सही है, लिखो। एडिशन फॉलो करे। सही है। अब इसमें एक और होता है, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो तो सर क्या वो क्वांटिटी वेक्टर है क्या? नहीं। सबको पॉइंट समझ में आया? वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। मतलब आपको अगर कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो आपको दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ेगा। सही है। इफ
any one of the above condition is not satisfied, then it is not a vector quantity. Then it is not a vector quantity. सबने लिखा सही है? पर सर उनका क्या मतलब? ऐसी लाइफ में और एक क्वांटिटी होती है जो जिनके पास डायरेक्शन तो होती है पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं मस्त। ये लिखा आपने, लिखो। देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बताओ। देखो, if the physical quantity is a vector, then it has specific direction। सही है? बताओ ट्रू और फॉल्स। और if the physical quantity have specific direction, then it is vector और वेक्टर क्वांटिटी। बोलो, एक ही बात है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, बताओ। सर आपने मेरे को वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी कि ये बताया था कि उसके पास एक तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। पर आपने पहले स्टेटमेंट में लिखा कि वो क्वांटिटी वेक्टर ही है, तो उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। तो उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकते हैं? बोलो सर। जब आपने क्वांटिटी वेक्टर दे दिया तो उसके पास तो स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा ही ना। पर भाइयों ये बताओ कि जिनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या वो वेक्टर है? बोलो। जरूरी नहीं है सर, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनके पास डायरेक्शन तो होती है पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते। ये वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी और मे बी नॉट। सबको समझ में आया? ये वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। बोलो, सबको ये दो स्टेटमेंट समझ में आए? ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर देन इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब इफ इट हैज अ डायरेक्शन देन इट मे और मे नॉट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है? बोलो फटाफट। सबको समझ में आया यहां तक? अब देखो, तो सर आपने जो सेकंड डेफिनेशन लिखाया वो क्या? जैसे मान लो, मुझे एक चीज बताओ कि मान लो एक एग्जांपल मैं बताता हूं सर, करंट। ठीक है, करंट। ठीक है, ये एक वायर यहां से जा रहा है सर 4 एम्पियर का करंट, यहां से जा रहा है, इनके बीच में है 60 डिग्री, यहां से जा रहा है 3 एम्पियर का करंट। तो यहां से कितना जाएगा सर? बोलो। अगर मान लो एक वायर है 4 एम्पियर का करंट, ये है, ये वायर से जा रहा है 3 एम्पियर का करंट। तो बताओ ये वायर में करंट कहां और किधर जाएगा?
अरे सर 3 इधर से 4 इधर से, तो क्या इधर 7 एम्पियर से जाएगा? बोलो सही। पर सर इधर तो 1 एम्पियर से ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हुआ, पर क्या करंट का डायरेक्शन मैटर किया? क्योंकि अगर ये डायरेक्शन इधर रखो तो भाई साहब 7 जा रहा, ये डायरेक्शन को उल्टा कर दो तो भाई साहब 1 ही जा रहा। तो ऐसी क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो जिसकी जिसकी डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन तो होती है पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम टेंसर क्वांटिटीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, टेंसर क्वांटिटीज। बोलो सही है। इसके एग्जांपल जैसे अभी तुमने एग्जांपल 1 देखा करंट, एक होता है प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, एक होता है करंट, एक होता है प्रेशर एक्सेट्रा। तो यहां तक लिखो। अब मैं सिखाऊंगा कि वेक्टर्स डिनोट कैसे करते हैं या वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लिखो, लिखा? अब देखो, अब इसी में आता है, देखना है ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे? वेक्टर डिनोट होता है, इसको बोलते टेल, इसको बोलते हेड। हेड, हिट नहीं, सॉरी। अब जैसे मैंने बोला ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो हम इसको बोल सकते ए बी वेक्टर। इसका मतलब होता है ए से बी तक का वेक्टर। क्या हम बोल सकते हैं इसको? ए बी वेक्टर। इसका मतलब होता है ए से बी तक का वेक्टर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अब देखो सर, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप रिलेट कर सकते हैं आगे जाके। जैसे ये है वेक्टर, यहां से गया यहां तक, सर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो इस लेंथ को हम बोलते इस लेंथ को हम बोलते लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए या वेक्टर ए बी। बोलो, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी। सबको समझ में आया? मतलब कोई भी वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका मॉड्यूलस लेते। बोलो सही है। ये है इसकी डायरेक्शन, ये है वेक्टर, और इसकी लेंथ ये है। बोलो सही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आया? इसको हम बोलते टेल, इसको हम बोलते हेड। बोलो सही है। लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और वेक्टर की लेंथ को हम उसका बोलेंगे मैग्नीट्यूड। यहां तक समझ में आया सबको? बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? अब लिखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, if a vector is displaced parallel to itself, it does not change. If a vector is displaced parallel to itself, it does not change. जैसे सर मैं तो यहां जा रहा था, मान लो ये ए वेक्टर डिफाइन कर दिया मैंने, मैं तो यहां जा रहा था, फिर मैंने बोला कि सर ये वेक्टर को मैं, ये तीरबान को मैं पैरेलली यहां शिफ्ट कर देता, तुम देखो ये भी इधर, इधर, ये भी इधर, दोनों की डायरेक्शन बदली? नहीं सर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सही है। क्या दोनों की लेंथ बदली? इसकी भी लेंथ इतनी सर, इसकी भी लेंथ इतनी सर, दोनों की लेंथ भी नहीं बदली, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है। मतलब आप कोई भी वेक्टर को पैरेलली अगर शिफ्ट करो तो वो वेक्टर नहीं बदलता। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? जैसे ये वेक्टर को आप इधर भी शिफ्ट कर लो, देखो डायरेक्शन वो वापस वो ए ही वेक्टर है, बिकॉज इट इज पैरेलली शिफ्टेड। बोलो, अगर आप कोई भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो तो क्या वो वेक्टर बदलता है? नहीं। बोलो, सबको समझ में आया? सही है। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, थोड़ी सी मेरी बात समझना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैटर करता है वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। देखो, अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया ऐसा, ठीक है, ए वेक्टर, मैंने ये वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, मैंने इस वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, सेम ही वेक्टर है, बस ये लेंथ एज इट इज करके ऐसे कर दिया। जैसे ये वेक्टर ऐसा था, मैंने इसको रोटेट करके ऐसा कर दिया। अगर मैंने किसी भी वेक्टर को रोटेट किया तो जो मुझे अगर मान लो बी वेक्टर मिला, मान लो मैंने मान लिया है ना, तो बताओ इज इट ट्रू ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर? तो सर हाउ वी विल डिफाइन टू वेक्टर्स आर इक्वल? ये दूसरा पॉइंट, हाउ वी विल डिफाइन टू वेक्टर्स आर इक्वल। तो इसका पहले डेफिनेशन समझते फिर इसको कंटिन्यू करते, ठीक है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स कैसे इक्वल डिफाइन करें सर, ये बताओ आप। तो लिखो, टू वेक्टर्स आर इक्वल और आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम। मतलब दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनकी डायरेक्शन और उनकी लेंथ सेम रहे। दो वेक्टर्स तभी सेम होंगे जब उनकी डायरेक्शन और उनकी लेंथ सेम रहे। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? बोलो, दो वेक्टर्स तभी इक्वल रहेंगे जब उनकी डायरेक्शन और उनकी मैग्नीट्यूड सेम रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके आगे, एंड दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। बोलो, सबको मेरी बात समझ में आई? एंड दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब दो फोर्स ही तो इक्वल हो सकते। आप कभी वेलोसिटी और फोर्स को इक्वल कर सकते क्या सर? वेलोसिटी मतलब रफ्तार, फोर्स मतलब धक्का। बोलो, सही है। तो आपको दो वेक्टर्स आप तभी इक्वल बना सकते, एक तो उनकी डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहे और वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करे। या तो वो दोनों वेलोसिटी हो, या तो दोनों डिस्प्लेसमेंट हो, या तो दोनों फोर्स हो। सबको ये बात भी समझ में आई? तो दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं। अब फिर इस पॉइंट पे आते कि भाई साहब अगर ये वेक्टर को मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया तो क्या बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बोल सकता क्या मैं? सर आप कैसे बोल सकते? अभी आपने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर डिफाइन किया कि उन दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो क्या आपको इन दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है? बोलो,
इन दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है आपको? नहीं, इसकी डायरेक्शन सर इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। ये कभी दुनिया में इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है क्या इक्वल? ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम है क्या? बोलो बोलो, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। तो अगर डायरेक्शन सेम नहीं तो भाई साहब वेक्टर्स इक्वल नहीं। अगर डायरेक्शन सेम नहीं तो भाई साहब इक्वल नहीं। बोलो, सबको समझ में आया? बोलो सही है गलत? देखो, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, इट चेंजेस, इट चेंजेस, मतलब वो वेक्टर अब सेम नहीं रहा। फिर सर मान लो आपने बोला इट चेंजेस, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को घुमा दिया 360 डिग्री से, और देखो सर मुझे यही वेक्टर मिला, एक्सेप्ट, उसके नीचे लिखना एक्सेप्ट एंगल ऑफ रोटेशन थीटा शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई को हम क्या 360 डिग्री ही बोलते? शुड नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 2 पाई, या तो शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई। मतलब अगर थीटा मल्टीपल ऑफ 2 पाई के रिस्पेक्ट में, पाई के रिस्पेक्ट में रोटेट करे, अगर वो थीटा 2 पाई के रिस्पेक्ट में अगर रोटेट करे, अगर वो थीटा 2 पाई के रिस्पेक्ट में अगर वो रोटेट करे, तो वापस वही वेक्टर बन जाएगा ना, पूरा घूम घाम के, ऐसा है कि नहीं? अगर वो 360 के अलावा कोई भी थीटा पे रोटेट कर रहा है तो भाई साहब वो वेक्टर दोनों इक्वल नहीं है। सी वो तभी इक्वल होंगे जब वापस वो 360 पे रोटेट करे। बोलो सही है? देखो सही है? अब बोलो, समझ में आई मेरी बात? अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, तीसरा पॉइंट बोलो या चौथा पॉइंट बोलो, बीच में मैंने एक इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की भी डेफिनेशन तुम्हें बता दिया। तो अब मान लेते हैं अपन चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत खास, बहुत हार्ड। देखो इधर, ये भाई साहब कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, ये हमारा बुलंद वेक्टर, एक ऐसा बुलंद वेक्टर, ना हिलेगा ना डगमगाएगा ना कुछ डरेगा, कुछ डरेगा नहीं, एक्स और वाई। हमने क्या किया, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये वेक्टर ऐसा था, हमने साला फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बदल डाली। ठीक है, अब हो गया है हमारा एक्स डैश और ये वाई डैश। हमने क्या किया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हिला डाली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हिला डाली। अगर और अच्छे से डायग्राम देखे तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिला डाली। अब देखो ये वेक्टर ऐसा था, मान लेते ये वेक्टर ऐसा है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। इसकी एक्स एक्सिस पे लेंथ ये थी, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी एक्स एक्सिस पे लेंथ क्या ये थी? सही है? बोलो, इसकी वाई एक्सिस पे लेंथ क्या ये थी, और इसकी वाई एक्सिस पे लेंथ क्या ये थी? देखो, टिडिंग 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 टिडिंग। बोलो, इसकी वाई एक्सिस पे लेंथ ये थी। तुम अगर एक चीज समझो तो भाई साहब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं। हम ये बोल सकते सर उसके एक्स और वाई एक्सिस के कंपोनेंट बदले, उसके अलावा वेक्टर का ना ही डायरेक्शन और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो लिखो थर्ड पॉइंट, if the frame of reference is translated or rotated, if the frame of reference is translated or rotated, the vector does not change, the vector does not change. If the frame of reference is translated or rotated, vector does not change, though its component may change, though its component may change. बोलो सही है या गलत? सबको यहां तक समझ में आया? ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, ठीक है?
बना लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी का फिफ्थ पॉइंट। अब वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखे, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखे। तो हम देखो कैसे होता है कि मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और मैंने बोला ये बी वेक्टर है। तो कभी भी दो वेक्टर, मैंने तुम्हें एक चीज और समझाई कि वेक्टर कैन बी पैरेलली मूव्ड और पैरेलली शिफ्टेड, ये समझाया था मैंने। अब देखो, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखना है तो एंगल कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में, या तो वो दो वेक्टर्स के टेल से टेल ज्वाइन करो, ऐसे एंगल मेजर करते पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, या तो उसका आप हेड से हेड भी ज्वाइन कर सकते, एक डी वेक्टर और एक सी वेक्टर। मतलब अगर कोई दो वेक्टर्स के बीच में, या तो अगर कोई दो वेक्टर्स टेल से टेल ज्वाइंट है या तो हेड से हेड ज्वाइंट है, क्या बोला मैंने, अगर कोई दो वेक्टर्स टेल से टेल ज्वाइन है या हेड से हेड ज्वाइन है, तभी उनके बीच का आप एंगल मेजर कर सकते। इनके बीच का एंगल, अगर मैंने बोला भाई साहब अभी इनके बीच में एंगल था 120, तो कैन आई राइट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री? रॉन्ग, ऐसा नहीं लिख सकता। क्या ये टेल से टेल अटैच्ड है? नहीं, इसका हेड और इसकी टेल अटैच्ड है, तो हम क्या करते, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते आगे। ए को वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया मैंने आगे एज इट इज, देखो शिफ्ट किया। अब देखो इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल मिला, अब इनके बीच में एंगल हुआ 60 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। बोलो सही है गलत? या तो आप इसको भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते थे, कोई बुराई नहीं है। सबको समझ में आया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे हम करते? बोलो सही है गलत?